हेलो दोस्तों। तो आज की तारीख है 22 फरवरी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है। तो पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली आपने कई सारे स्टेट में देखा होगा कि वहाँ पे लव जिहाद से रिलेटेड काफ़ी सारे कुछ कानून लाने की बात चल रही है। जैसे कि अभी यूपी में एक ऑर्डिनेंस भी आया है, और ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक हिमाचल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस जजमेंट में हमें एक एथिक्स का भी पोर्शन डिस्कस करने को मिलेगा। ये जजमेंट हमें इस बात को दिखाता है कि जो रिलीजन की पावर होती है, परसुएशन की, जो रिलीजन लोगों को समझा सकता है वो शायद हम तर्क से नहीं समझा सकते। तो यहाँ पे वही जो जो हिमाचल हाई कोर्ट ने उसने कहा है कि जो अंतरजातीय विवाह, जो इंटरफेथ मैरिज होती है, जो अंतरजातीय विवाह का विरोध करता है, वो ऐसा अज्ञानता के कारण करता है, और ऐसे लोगों को भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। तो जो हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने सत्यवती, शांतनु, शकुंतला, दुष्यंत, इन सबके अंतरजातीय विवाह के उदाहरण दिए। उन्होंने बोला कि यहाँ तक कि सती ने भी भगवान शिव से अंतरजातीय विवाह किया था। तो उन्होंने कहा कि जो जातिवाद और इसके आधार पर जो भेदभाव करते हैं ये धर्म के विरुद्ध है, और इसके लिए उन्होंने जो भगवत गीता है उसका भी जिक्र किया। अब भगवत गीता का जिक्र हमारे लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पेपर 2 है उसका जो एथिक्स पोर्शन है उसमें स्पेशली गीता के बारे में बात की गई है। तो गीता में बोला गया है कि जो मनुष्य ईश्वर के बनाए प्राणियों में भेदभाव करता है उसे कभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। अब इसका हम दूसरा एंगल देखते हैं कि सपोज कीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो और आपको एसडीएम या कहीं पे कुछ बना दिया जाता है, और ऐसे कहीं भी इंटरफेथ मैरिज हो जाती है और किसी गांव में कुछ दंगे हो जाते हैं और आप जाते हो, तो आप लोगों को समझाने के लिए क्या यूज करोगे? कभी कभी लोग तर्क से नहीं समझते, जब उनके धर्म को हमें हथियार बनाना पड़ता है, और वो जो धार्मिक ग्रंथ है वो ऑब्वियसली हमारी मोरालिटी का सोर्स भी रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसने भी गीता का संज्ञान लिया है। अब इन सबका जो लव जिहाद से रिलेटेड मैटर चल रहे हैं, इन सबका कहीं ना कहीं ओरिजिन काफी पहले से है। जैसे कि केरला में कई सारे केस हमने सुने हैं। केरला में जैसे काफी सारी बातें चलती है कि वहां पे लव जिहाद है। जो हदिया वाला केस था तब से स्टार्ट हुआ था कि वहां पे हदिया का धर्म परिवर्तन हुआ। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, फिर उसके बाद एक जजमेंट भी आया हदिया केस का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली इसका ओरिजिन कैसे हुआ कि इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट थे उसके जो पुराने जजमेंट थे, प्रियांशी और नूरजहां, इससे रिलेटेड इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने जजमेंट थे। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह रखा था कि आस्था में परिवर्तन के बिना सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वेद नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करते हो बिना आस्था में परिवर्तन किए, तो ये वेद नहीं माना जाएगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का पुराना जजमेंट था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद ने ये माना कि यह फैसला अब जो प्रेजेंट रियलिटीज हैं जमाने की, उसमें अच्छे कानून के लिए आधार नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसे रोक रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया। फिर इसके बाद इस और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया था। कि नवंबर के आसपास एक जजमेंट दिया था। तो उसने बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि रिलीजियस कन्वर्जन, जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, तो कि हम किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करते हैं, वो भले से सिर्फ शादी करने के लिए किया गया हो। मैं सिर्फ शादी करने के लिए हिंदू या मुसलमान बनता हूँ, तो वो भी एक इंसान, वो भी हमारी लिबर्टीज का पार्ट है। जो हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज है, ये उसी का पार्ट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को अपनी जो कंसाइंस है, जो अपने अंदर आत्मा की आवाज है, उसको सुनने का हक है, उसको फॉलो करने का हक है। तो ये हक कहाँ से मिलता है? क्योंकि जो आर्टिकल 25 है वो साफ कहता है, इट गारंटीज टू एवरी पर्सन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये हमें कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज को सुनने की आजादी प्रदान करता है। तो जब हम हमारे खुद के इमोशंस की बात सुनते हैं, तो ये दूसरों के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। तो और दूसरा, हाईकोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट जो 2017 में आया था, जो राइट टू प्राइवेसी को भी आधार बना, तो उसको भी आधार बनाते हुए तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो
राइट टू प्राइवेसी है, जो हमारा निजता का अधिकार है, उसमें हमारे जीवन के वो सारे फैसले भी आ जाते हैं जो हम हमारे मैरिज से रिलेटेड या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड लेते हैं। मैरिज से रिलेटेड मतलब मैं अपनी ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के साथ साथ मैं अपना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी और राइट टू प्राइवेसी भी यूज कर रहा हूँ। और ये जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट आ गया, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डिनेंस लेके आए। तो अब यूपी गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस था उसमें कहा गया कि ऐसी मैरिज जिनका सोल इंटेंशन किसी लड़की के धर्म को परिवर्तन करना है, वो शून्य मानी जाएगी। तो मतलब कोई भी अगर किसी धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे डीएम, जो वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उनको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। और उसके बाद डीएम इंक्वायरी करेंगे कि हाँ, इस पे कोई कोर्शन, कोई दबाव किसी के कारण से नहीं कर रहा है, वो अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है। अब इसके कई सारे कंसर्न भी हैं। अब इसके कंसर्न क्या क्या है? पहला कंसर्न तो सिंपल सा है कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, और जो हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था उसको भी वायलेट करता है। क्योंकि हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि अब ऐसा नहीं है कि मैरिज के वजह से जो कन्वर्जन होते हैं, कि जो सिर्फ मैरिज के लिए कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि मैं अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुस्लिम बनता हूँ, तो ये सिर्फ एक मैरिज के लिए कन्वर्जन हुआ। मुझे इस्लाम में कोई आस्था नहीं है, ऐसा मान लो कि मुझे इस्लाम में कोई आस्था नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए परिवर्तन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी मुस्लिम लड़के से शादी करनी है। तो ये पहले ये क्या था, जो हमने डिस्कस भी किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पुराने जजमेंट थे, तो पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते थे, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा कि आप सिर्फ शादी के लिए भी धर्म परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस और मैरिटल फ्रीडम की बात आ जाती है। तो पहला कंसर्न तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनके अगेंस्ट है, और हमारे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू चॉइस के अगेंस्ट है। दूसरा, ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे सोसाइटी काफी डिवाइड हो गई थी, तो हिंदू मुस्लिम ये काफी कुछ कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा, यहाँ पे जो कुछ वर्ड यूज किए गए हैं कि डीएम इंक्वायरी करेंगे कि ये इन्फ्लुएंस है या किसी प्रकार का लालच दिया गया है या कोई दबाव बनाया गया है, तो ये सब एम्बिग्यूटी है। जो ये वर्ड है ना, ये काफी इनका मिसयूज पॉसिबल हो सकता है कि अब वो कुछ भी मान सकते हैं कि हाँ, इसने पैसों का लालच दिया, कुछ भी दिया। मतलब प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि ये इन्फ्लुएंस में हुआ है या दबाव में हुआ है या किसी चीज का लालच देके इसका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे मिसयूज भी पॉसिबल है। और यहाँ पे जो चौथी बात आती है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट भी है। रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि जज पे डिपेंड करता है। अगर मैं जज हूँ, मुझे लग सकता है कि हाँ नहीं, इसने सिर्फ इसको शादी करनी थी इसलिए धर्म परिवर्तन किया, लेकिन मैं अलग तरीके से सोचता हूँ तो मुझे ये भी लग सकता है कि नहीं, इस पे जबरदस्ती इसको फंसाया गया है, इसको कुछ लालच दिया गया है। तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाती है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ जज आ जाता है, तो ये रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट हो जाता है। और पांचवी बात, जब आईपीसी का जो सेक्शन 366 पहले से ही है, जो कि क्रिमिनलाइज करता है किसी विमेन को, अगर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध मैरी करते हैं तो भगा के ले जाते हैं, तो ये पहले ही क्रिमिनलाइज करता है, तो हमें दोबारा अलग से लॉ लाने की क्या जरूरत। और छठा ये है कि जो गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस पारित किया, तो गवर्नर के पास ऑब्वियसली आर्टिकल 213(1) के तहत पावर है कि वो इमीडिएट, उनको अगर ऐसी सर्कमस्टेंस लगती है कि उन्हें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, तो वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया, तो उसको रीजन भी डिस्क्लोज करने चाहिए थे कि हाँ, ये इमीडिएट रीजन थे, क्योंकि जो रीजन फॉर इमीडिएट एक्शन है ना, ये जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके बाद अभी जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट था, जिसमें कि जो इंटरफेथ मैरिज होते थे, उसमें कपल को 1 महीने के पहले एक नोटिस देना पड़ता था, पब्लिक में अखबार में छपवाना पड़ता था कि हाँ, हम दोनों साथ रह रहे हैं, हम दोनों शादी करके साथ रहना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई।
तो लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको भी मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का है। अगर मुझे किसी के साथ रहना है तो मुझे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। दुनिया को आपत्ति हो तो हो, लेकिन अगर हम दो हमारे साथ से खुश हैं तो ये हमारी प्राइवेसी का पार्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एथिक्स से रिलेटेड है। अभी एथिक्स से रिलेटेड है, हम यही बात कर रहे थे प्रशासन के लोगों को कैसे समझा जाए। जब हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तो सारे गवर्नमेंट, सारे जो यूनेप हो गया या कई सारे इंस्टीट्यूशन जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सब थक गए और थक मार के किसके शरण में आ गए? धर्म की शरण में। तो उन्होंने यही किया है कि यूनेप ने क्या किया है, फेथ फॉर अर्थ अभियान स्टार्ट किया है। फेथ फॉर अर्थ, फेथ फॉर अर्थ किसने? यूनेप ने। इसका करेंगे क्या? इसमें ये क्या करेंगे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, या जो भी धर्म गुरु हैं या आध्यात्मिक नेता हैं, उनकी मदद से 2030 तक धरती के 30% हिस्से को प्राकृतिक परिस्थिति में बदलने का लक्ष्य है। तो मतलब कि 2030 तक हम जो धरती का जो 30% हिस्सा है उसको, जो उसका नेचुरल जो एक्चुअल में पोजीशन थी, जो प्रदूषण से पहले जो पोजीशन थी, उसको वापस से लाने में प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे रियलाइज क्या हुआ है? यहाँ पे रियलाइज ये हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन है यूनेस्को, कि सिर्फ धर्म में ही वो शक्ति है जो दुनिया की बड़ी आबादी को पर्यावरण योद्धा बना सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम मतलब धर्म गुरुओं का कितना लोगों में इन्फ्लुएंस होता है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कई सारे स्टेट में देखिए, कई सारे जो नेशंस हैं उनमें भी ऐसे ही है। तो भारत में क्या इन ऐसे जो धर्म गुरु होंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इको योद्धा। तो क्या भारत में ऐसा हुआ है? बिल्कुल, भारत में भी ऐसा ही कुछ अर्थ डायलॉग हुआ था, फेथ फॉर अर्थ डायलॉग हुआ था। और इसमें भारत में कैसे कैसे, जैसे कि बीके शिवानी आप देखिए, श्री श्री रविशंकर जी, ये सदगुरु जी, तो इनको कनेक्ट किया गया था ताकि ये लोग रख सकें कि हमें प्रदूषण को कम करना है, दुनिया के 30% हिस्से को वापस उसके नेचुरल पोजीशन में लेके आना है। तो इनका इम्पेक्ट लोगों पे ज्यादा होगा। अगर कोई फॉरेन यूनियन का कोई अंग्रेज आके हमको बोलेगा कि भाई ऐसा करो, तो नहीं, अगर शायद हमको सदगुरु या श्री श्री रविशंकर जी बोल देंगे तो शायद हम मान लें। ऐसा यूनेप सोचता है और सही भी है। अब यूनेप की बात कर लेते हैं तो यूनेप क्या है? तो यूनेप को कब फाउंड हुआ था? ये स्टॉकहोम में फाउंड हुआ था 1972 में। ये यूएनडीपी का पार्ट है, ये यूएनडीपी का पार्ट है। इसका पर्पस क्या है? ये जो भी एनवायरमेंट, ये यूएन का एक ऑर्गन है जो एनवायरमेंट के लिए स्पेशली काम करता है। तो उसका अल्टरनेटिव नाम यूएन एनवायरमेंट भी है। तो ये कौन से, ये जो कई सारे जो एग्रीमेंट है, एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, उनको सेक्रेटरीट भी प्रोवाइड करता है। कौन से कन्वेंशन? जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये किससे रिलेटेड है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए। कब आया था? 1992 रियो समिट, याद करो। मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये मरकरी से रिलेटेड। फिर ये CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। फिर नेक्स्ट साइट्स, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए। तो इन सबको जो सेक्रेटरीट प्रोवाइड करने का काम करता है, इन सबका जो ऑफिस सब कहाँ पे होता है? यूनेप में। और यूनेप ने जो WMO हो, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर क्या भी बनाया था? IPCC। कब बनाया था? 1988 में। पढ़ा होगा, IPCC की रिपोर्ट आती रहती है, खुद रिपोर्ट नहीं बनाते लेकिन दूसरे की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। और यूनेप क्या क्या करता है? ये जो सबसे बड़ी जो 1992 रियो समिट, अर्थ समिट, उसमें जो फाइनेंस के लिए, एनवायरमेंट फाइनेंस के लिए जो चीज निकल के आई थी, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, उसके लिए उसको भी इम्प्लीमेंट करता है। और यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। कहाँ पे? नैरोबी, केन्या। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अभी आप सबने पढ़ा होगा कि जितने भी, जब हम कोरोना की वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो एक टाइम तक जब हम जूझ रहे थे कि हाँ वैक्सीन आ जाए, और जब वैक्सीन आ गई तो लोग आ ही नहीं रहे लगवाने के लिए। एक तरफ गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, मतलब पहले तो प्राइवेट में वो जो थे कि हेल्थ लाइन हो गए, फिर उसके बाद जो ओल्ड एज वाले हैं, तो गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट टीचर्स को दे रही है। तो जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एक तो पहले ही वो प्राइवेट लोगों को इग्नोर कर रही है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, दूसरा
और जो गवर्नमेंट वालों को दे रही है वो खुद भी नहीं आ रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है ये क्यों हुई है? तो इस पे जो हमारे एम्स के डायरेक्टर ने गुलेरिया साहब, उन्होंने बोला है कि आज हम सिर्फ पेंडेमिक से नहीं, हम इन्फोडेमिक से भी जूझ रहे हैं। हम दो पेंडेमिक से साथ जूझ रहे हैं। एक पहली तो जो कोरोना है ही, दूसरा इन्फोडेमिक। इन्फो मतलब इन्फो इतनी हो गई है कि वो एक पेंडेमिक बन गई है। जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या कई सारी जो फेक न्यूज है वो लोगों के बीच इतनी फैल गई है कि उसने खुद एक पेंडेमिक का रूप धारण कर लिया है। वो जो रियल पेंडेमिक जो कोरोना है, उससे हमें लड़ने में दिक्कत दे रही है। तो क्या ये अभी की बात है? नहीं। पहले मैं आपको 18th सेंचुरी की बात बताता हूँ। जब सबसे पहले जो है फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स, इन्होंने उस समय जो स्मॉल पॉक्स बीमारी थी उसके लिए ये वैक्सीन लेके आए थे। अब ये वैक्सीन उन्होंने किससे बनाई थी? ये वैक्सीन इन्होंने बनाई थी काउपॉक्स वायरस से, जो कि गाय में मिलता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा लोगों में हुआ, अरे अरे ये तो गाय से वायरस निकला है, इसको लगाएंगे तो आप गाय जैसे दिखने लगोगे, आपके चेहरा गाय जैसे हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे भी ऐसे गलत संशय और गलतफहमी पहले भी थी। तो ये आज की बात नहीं है। तो अब इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? से निपटने के लिए हमें इन्फोडेमिक से निपटना पड़ेगा। हमें फेक न्यूज, तो सोशल मीडिया या मीडिया में जो कई तरह के फेक न्यूज हैं उससे निपटना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, जिन लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, आ रहे थे इंटरव्यू में, कि मान लो कि वैक्सीनेशन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन ड्राइव को कैसे बढ़ाओगे? वहां पे लोग पहले ही कमा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? हाँ, हमें मिस इन्फॉर्मेशन को फाइट करना पड़ेगा। मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे फाइट करेंगे भाई? जिनको टीका लगा दिया गया है, आप उनके रिव्यू लो। किसी को दिक्कत आई, क्यों आई, कैसे आई, क्या कितने दिन तक आई, बुखार आया, क्या है, आप उनके रिव्यू लो। वरना क्या होता है ना कि उनको रिव्यू लेकर पब्लिक में बताओ कि हाँ ये इस कारण है, ये इस कारण है। अगर हम सिर्फ उनको टीका लगा के भेज दे रहे हैं तो वो गलत सलत सूचनाएं आपस में फैला देते हैं। तो हमें इससे निपटना पड़ेगा। हमें रियल इन्फॉर्मेशन, जो राइट इन्फॉर्मेशन होगी, उसको लोगों के बीच में रखना पड़ेगा। और अभी जो इतना लाइटली हम ले रहे हैं उसके लिए आप ये देख सकते हो कि ये न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में रैली, धार्मिक आयोजन और सभाओं पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहां पे पिछले लास्ट 15 दिन में 3 गुना केस बढ़ गए हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल एथिक्स से रिलेटेड है कि रोल ऑफ जो एजुकेशन होता है वो एथिक्स को इनकलकेट करने में कैसे हेल्पफुल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। हम एज ए स्टूडेंट, क्या हम एथिक्स को शुरू से इनकलकेट नहीं कर सकते? हम शुरू से एक एथिकल इंसान ही बन सकते हैं। तो इसी को देखते हुए जो तकनीकी शिक्षा थी उसमें उसके सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया है। उसमें एक आनंदम कोर्स जोड़ा गया है। एक आनंदम कोर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम अभी हम क्या है, अभी हम कॉलेज में से पढ़ रहे हैं, अभी हम जब बात करते हैं ना कि यार मतलब हम ऐसे कई सारे विचार सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं लाइफ में वो करूंगा, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं क्यों ना हम उन्हें कॉलेज में कर लें। क्योंकि हम बहाने लगाते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे वो करना है। तो गवर्नमेंट ने यही प्लान किया कि इसको हम कॉलेज के सिलेबस में जोड़ देते हैं। इसके नंबर भी होंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनमें जो रियल, जब हम ग्राउंड लेवल पे एथिक्स, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ काम करते हैं, तब हमें हमारे एम्पैथी, सिंपैथी, लोगों के लिए जो कंपेशन आता है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अपने करियर की शुरुआत के पहले दिन से ही सामाजिक सरोकार की जो भावना है वो उनमें आने लगेगी। उनके मन में दया और जीवों के प्रति स्नेह पैदा होने लगेगा, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे वही काम करने जा रहे हैं। तो और कुछ क्या होता है ना, कुछ करियर के जाने के बाद भटक जाते हैं, तो उनको भी जब वो करियर में जाएंगे तो भी इतने जागरूक रहेंगे, वो समाज से उतने ही जुड़े रहेंगे और वो वापस से समाज को रिटर्न कर पाएंगे जो समाज ने उन्हें दिया है। तो ये प्रथम वर्ष और पीजी प्रीवियस फालतू की चीजें अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 नंबर के होंगे। और इससे बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियसली इससे हमारी जो रचनात्मक, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ेगी, हमारी रचनात्मकता बढ़ेगी। ये हमारे पर्सनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट को आगे लेके जाएगा। ये एक तरह से जो हमारा सर्वांगीण विकास है, जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देगा। ये हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज है, जो हमारे नेतृत्व के गुण हैं, उनको निखारेगा और इससे हम करियर में और भी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 2 प्रकार की एक्टिविटीज होंगी। पहली होगी पर्सनल एक्टिविटीज और दूसरी होगी ग्रुप एक्टिविटीज। तो व्यक्तिगत गतिविधियों में क्या क्या किया जाएगा कि हमें
व्यक्तिगत लेवल पे हम अच्छा काम करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, बिजली या पानी बचाएंगे, या प्लास्टिक, किसी को कोई कचरा जला रहा है प्लास्टिक का तो उसको रोकेंगे, हमें कोई वृद्ध आदमी दिख गया तो उसकी मदद करेंगे, हम पशुओं को कोई, अगर पशुओं को कोई गाय को मतलब मार रहा है या तो हम उसको बचाएंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हम जरूरतमंदों को, अगर हम उनको भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, हम कोई सड़क पे कचरा फेंक रहे हैं तो हम उनको रोकेंगे। तो ये एक तरह से, अब हम जब इन चीजों को खुद करेंगे तो ये एक तरह से हमारे अंदर एथिक्स को और अच्छा करेगा। दूसरा जो ग्रुप एक्टिविटीज है उसमें क्या करेंगे, हम बड़े इश्यूज को लेंगे जिनके लिए सिंगल जिनके लिए इंडिविजुअली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। जैसे कि अभी हमें कोई लोकल इमारत है हमारी, उसको हमें उसका जीर्णोद्धार करना है, उसका रिनोवेट करना है वापस से, तो हम 10-12 लोगों का ग्रुप बना के उसमें उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे नशा मुक्ति ड्राइव लगानी है तो उसके लिए हम 10-12 लोगों का ग्रुप बनाकर वो कर पाएंगे। तो इस तरह से दो तरह की एक्टिविटीज होंगी, व्यक्तिगत और समूह। तो अगर एथिक्स में आपसे पूछ लिया जाए कि एजुकेशन में क्या नवाचार किए जा सकते हैं ताकि एथिक्स जो शुरू से ही हो लोगों में, और ये एथिक्स शुरू से होना क्यों जरूरी है ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक नेक्स्ट आर्टिकल जो नीट्स का एक स्कीम आया उस पर हम बात करेंगे। तो अगर शुरू से एथिक्स अच्छे होंगे तो वो आगे भी पूरी जिंदगी ईमानदार बने रहेंगे और समाज में अपना योगदान प्रदान कर पाएंगे। अब ये एक न्यूज है कि अभी एक लेटेस्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था, और जो वहाँ के लोकल जो भी गांव वाले थे उन्होंने जान भी बचाई थी, लेकिन उल्टा पुलिस ने उन्हें आकर राजकार्य में बाधा का मुकदमा ठोक दिया। तो इसमें क्या है कि इसमें एक गैप है, एक सिस्टम के बीच में एक गैप है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, लोग क्या सोचते हैं, तो उनके बीच में गैप है। तो ये कम्युनिकेशन गैप ये है ना, हमें कम करना पड़ता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार होगा। तो देखते हैं, ये न्यूज आगे आने दो, क्या होता है इसमें 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी थी। तो अब मैं बात कर रहा था कि एथिक्स शुरू से अच्छे होना क्यों जरूरी है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी एक नीट का स्कैम, जो बेंगलुरु का आयकर विभाग है उसने अभी नीट में करीब 400 करोड़ का घोटाला पकड़ा है। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे राजस्थान और बिहार के जो छात्र हैं वो टॉप करते हैं, नीट में अच्छी रैंक लेके आते हैं, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा मतलब घपला कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको अच्छी रैंक के कारण गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो निजी जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी काउंसिल में बैठते हैं। अगर वो उसके प्राइवेट काउंसिल में बैठेंगे लेकिन बाद में उसको सीट को छोड़ देंगे, अब उसको सीट छोड़ने के बाद क्या होगा, वो सीट कॉलेज को दे दी जाएगी और फिर कॉलेज वाले उसको क्या करेंगे, पेड सीट में कन्वर्ट करवा लेंगे, और पेड सीट में कन्वर्ट करवाने के बाद उसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी अमाउंट की डोनेशन लेके लोगों को, दूसरे बच्चों को जो नॉन डिजर्विंग है उनको एडमिशन दे देंगे। तो ये हमारे राजस्थान के लिए कोई मतलब, मैं इसको ये बोलूंगा कि अच्छी बात नहीं है। और टॉप करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा गलत काम करना अच्छी बात नहीं है। तो ये, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई एजेंसी है, हाँ पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, अब क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन, अब क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन। हाँ, तो उसको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में अलॉट होने के, प्राइवेट कॉलेज के जो अलॉटमेंट होते हैं उसमें बैठने की, काउंसलिंग जो होती है उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो ये बिचौलिए होते हैं उनके पास जो स्टूडेंट का डेटा उनके पास कहाँ से आता है, तो ये जो राइट टू प्राइवेसी उसका भी पहले तो वायलेट हो गया, उनके पास ये डेटा होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो डेटा लीक हो रहा है उसको हमें बचाना होगा। तो अगर ये कर लिए तो शायद दोनों काम सही हो जाएंगे, फिर ये अप्लाई रुक जाएगा। अगला आर्टिकल है हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सुंदरवन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि जो पिछले 4 दशक में सुंदरवन का जो एरिया था वो 12% घट चुका है, और जो उसका जो एवरेज टेम्परेचर है, वो ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है हर दशक में, वो हर दशक में कितना बढ़ रहा है, 0.06 डिग्री। तो उससे भी 8 गुना, मतलब कि यहाँ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो पिछले दशक में आधा डिग्री बढ़ रहा है, तो मतलब 3 दशक में कितना बढ़ गया, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो अब टेम्परेचर बढ़ गया है तो इससे क्या होगा, तो वहां पे जो बंगाल की खाड़ी है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या आता है, चक्रवात, तो वहां पे तूफान भी काफी बढ़ने लग गए हैं। तो पिछले 23 साल में आप देख लीजिए वहां पे 13 सुपर साइक्लोन आ गया। और 2019 की बात कर ले, हम बड़े बड़े जो फेनी हो गया, बुलबुल हो गया, एम्फान हो गया, इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो तो ये हो क्यों रहा है, तो ये हो रहा है वहां के जो मैंग्रोव कवर थे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, उनको काट, वो खत्म हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है,
एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर तूफान आ रहे हैं, और दूसरा समुद्र का स्तर का जो लेवल है, जो सी लेवल है, वो भी राइज कर रहा है। वो कितना राइज कर रहा है? हर औसतन 3.6 मिलीमीटर बढ़ रहा है। और ये किससे पता चला है? नासा की लैंडसेट सैटेलाइट का। कौन सा सैटेलाइट? लैंडसेट सैटेलाइट। तो ये सुंदरवन फेमस क्यों है? आपने पढ़ा भी होगा। ये मैंग्रोव के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, इरावदी डॉल्फिन के लिए फेमस है, जो सॉल्ट क्रोकोडाइल होते हैं, नमक पानी मगरमच्छ, उनके लिए है, वाटर मॉनिटर लिजार्ड के लिए, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए। तो जो सुंदरवन का जो सबसे जो सुरक्षा मजबूत सुरक्षा कवच वो क्या था, जो अभी खत्म हो रहा है, वो था मैंग्रोव। लेकिन अब ये कमजोर हो गए हैं, क्योंकि आप खुद देखिए, सुंदरवन क्या है? एक नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, सब कुछ है, उसको सब इतना संरक्षित का प्रोटेक्शन दे रखा है, तब भी उसको संरक्षण क्षेत्र कब 1989 में, हम अभी देखेंगे कि 1989 में उसको बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया गया था। तब से वो इतना प्रोटेक्टेड एरिया होने के बावजूद भी जो उसका क्षेत्रफल है वो 5% कम हो गया है। अब मैंग्रोव क्या क्या करते हैं? सिंपल सी बात, ये जो भी तूफान उफान आते हैं, उनकी ये जो तीव्रता होती है उसको 3 से 5 तो ये डायरेक्ट ही कम कर देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस है, जो कोलकाता आज जो सिटी ऑफ जॉय है, वो इसी की वजह से खुशहाल है, वरना सिटी ऑफ सोरो भी बन सकता है। तो मैंग्रोव में सबसे फेमस प्रजाति कौन सी है? सुंदरी पेड़ों की। और ये सुंदरी जो पेड़ है ना, इनकी जो 70 सालों में जो पॉपुलेशन है ना, वो 76% कम हो गई है। तो इसी को देखते हुए जो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने जो सुंदरी है उस पेड़ को किस में रखा है? रेड लिस्ट में। ये रेड लिस्ट में आता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, पिंक लिस्ट और रेड लिस्ट सब आते हैं। रेड लिस्ट में फिर वो एंडेंजर सब कुछ आ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से, सुंदरवन नेशनल पार्क क्या होता है और क्या है, कहाँ है, पता ही है सबको। अब ये एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था इसको? 1973 में। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिजिग्नेशन कब मिला? 1977 में। इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1984 में। तो मतलब इसका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन कहाँ पे होता है? राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब नेशनल पार्क में। ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब बनी? 1987 में। और अभी लेटेस्ट में इसको क्या मिला? ये इंडिया की 27th रामसर साइट भी बन गई है, मतलब कि ये एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दी गई है। और इसको ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कब बन गया था? ये 1989 में। अब जो ये है सुंदरवन नेशनल पार्क, इसको थ्रेट किससे है? इसको नेशनल पार्क है सुंदरवन, जो पूरा एरिया है उसको किससे थ्रेट है? पॉपुलेशन प्रेशर से। जो 4 मिलियन लोग इसके आसपास जो रहते हैं ना, तो सोचो आप कितना पॉपुलेशन होगा, उनका पोल्यूशन, उनका सारा कुछ जो नदी में आके फाइनली कहाँ पे आता होगा? यहीं पे आता होगा। दूसरा, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होता होगा, तो फिशिंग भी करते होंगे। जो सारे जो फिशिंग और हार्वेस्टिंग करते हैं, जो एक्वाटिक जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके, तो इससे भी एक वेटलैंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा क्या है? वहाँ पे ऑयल गैस ड्रिलिंग हो गई, वुड हार्वेस्टिंग, लकड़ी काटना हो गई, हंटिंग शिकार हो गए, सैलिनिटी हो गई। चौथा क्या है? चौथा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण भी वहां पे जैसे जैसे तूफान एम्फान ये सब बढ़े हैं, तो सुंदरवन को ऑब्वियसली डैमेज हुआ ही है। हम इनको कैसे सुधार कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? तो हमें लोकल एक्शन की जरूरत पड़ेगी। पर- किसी भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, ये आज सुंदरवन दिख रहा है, क्या पता 50 साल बाद रहे ही ना। तो जो लोकल एक्शन है, उनको अवेयरनेस हो कि उनको जो इनका जो जो बैंक है, रिवर के बैंक, उनको प्रिवेंट उनको प्रोटेक्ट करना है। हमें जो वहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज जो वहाँ पे नेचुरल पाई जाती है, उनको स्ट्रेंथिंग करना होगा, क्योंकि वो मैंग्रोव के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। हमें जो ऐसा टूरिज्म प्रमोट करना पड़ेगा जो इको टूरिज्म हो, जो एनवायरमेंट को हार्म ना करता हो, साथ में उसको कंजर्वेशन करता हो। तो हमें इको टूरिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की जो भी है, जैसे ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, और ये कई सारे जो भी फाइनेंस के जो चैनल फाइनेंस है, उनको हमको चैनल करना पड़ेगा इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पैसा चाहिए, लोकल आदमियों की अवेयरनेस चाहिए, और जो टूरिज्म है जो सुंदरवन में, उसको इको टूरिज्म होना चाहिए, और जो वहाँ की लोकल स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है, उनको बचाने की जरूरत है। ये सब कर लिए तो हम सुंदरवन को बचा पाएंगे। अगला आर्टिकल आ जाता है स्पोर्ट्स और थोड़ा मिसलेनियस जो भी है। तो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी न्यूज, जोकोविच ने 9 टाइम्स
ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, 9वीं बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। तो ऐसा करके नोवाक जोकोविच के कितने ग्रैंड स्लैम हो गए? 18। क्या हाईएस्ट है? नहीं, हाईएस्ट किसके ग्रैंड स्लैम? टोटल 20, रोजर फेडरर के, और उसके बाद राफेल नडाल के भी 20 हैं और जोकोविच के भी 18। तो मतलब ये सिर्फ 2 कदम दूर हैं। और ये लगातार तीसरी बार जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और वैसा करने वाले दुनिया के अकेले खिलाड़ी हैं। हराया किसको? रूस के मेदवेदेव को। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो 9 बार खुद जोकोविच ने जीता है। ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? सर्बिया। उसके बाद रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड 6 बार। और एक पेपर 3 में आ जाते हैं। पेपर 3 में हमारा टॉपिक है योगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पता है योगा भी एक स्पोर्ट्स है, लेकिन प्राणायाम और जो मेडिटेशन है वो एक स्पोर्ट नहीं है। तो यही बात बताने के लिए मैंने आर्टिकल इसमें डाला है। तो योगासन क्या है? योगासन खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेल है। ये एक स्पोर्ट है जो हमारी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उसमें भी इसको इंक्लूड किया जा चुका है। तो अभी क्या है कि ये एक है नेशनल योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नॉन ओलंपिक एसोसिएशन। एक होता है ओलंपिक एसोसिएशन, एक नॉन ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडिया का है उससे भी एफिलिएटेड है। तो ये क्या कर रहा है? एक कंपटीशन करवा रहा है। किससे रिलेटेड? योगासन से रिलेटेड। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जो 7 आसन होते हैं उनके 10-10 सेकंड के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ कुछ प्रोसेस होता होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन योगा भी एक गेम है। अगर आप योगा अच्छा करते हैं, आपको ये सब आते हैं, तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए और अवार्ड जीतिए। तो अब हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल रह गया, वो ईस्टर्नल कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान में चल रहा है, जो अभी उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के अलग आर्टिकल में।